हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हब। और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रप्चर स्ट्रेस। या रप्चर स्ट्रेस के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है डी, लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट या नेक एरिया। तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, जब वो ब्रेक होगा तो उस पॉइंट पे जो हमारा स्ट्रेस होगा उसको हम रप्चर स्ट्रेस बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो इसका सिंपल सा आंसर है पॉइजन रेशियो। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन, ये हम पॉइजन रेशियो कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू। यहाँ से बल्क मॉड्यूलस का सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसका आंसर हो गया सी। ओके, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाउ नेक्स्ट, if a material expands freely due to heating it will develop। अब देखिए, मटेरियल जो है वो एक्सपेंड होने के लिए फ्री है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इट मीन्स उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अगर कोई भी रेजिस्टेंस आता है तब उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस, लेकिन इस केस में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, तो आंसर है सी। नाउ नेक्स्ट, the property of a material by which it can be beaten or rolled into thin plates। ये तो आपको भी पता ही होगा कि किसी भी मटेरियल को थिन प्लेट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज नोन एज। तो यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात हो रही है। ओके, तो इसका आंसर होगा बी, टफनेस। अगर इलास्टिक लिमिट तक ये पूछता तो उसको हम प्रूफ रेजिलियंस बोलते, लेकिन यहाँ मैक्सिमम की बात हो रही है कि फ्रैक्चर होने से पहले, ब्रेक होने से पहले वो जितनी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है या स्टोर कर सकती है एनर्जी को, तो उसके लिए हम बोलेंगे आंसर बी। नाउ नेक्स्ट इज, अ मटेरियल हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस इज नोन एज। तो सभी डायरेक्शन में अगर सेम प्रॉपर्टी होती है तो उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो इसका आंसर है बी। Now, the extension of a bar of diameter d, length L and unit weight gamma under the action of self weight is given by। तो सेल्फ वेट की वजह से किसी भी बार में जिसके डायमेंशन आपको दे रखे हैं उसमें क्या एक्सटेंशन होगी, तो इसका आंसर होगा सी, गामा एल स्क्वायर बाय 2e। ओके, अगर कोई लोड होता तो हम बोलते तो पी एल बाय ए ई, लेकिन सेल्फ वेट की बात है तो सेल्फ वेट में होता है गामा एल स्क्वायर बाय 2e। ऑप्शन है सी। A material subjected to reversal of stresses does not fail at a stress known as। देखिए यहाँ पे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ओके, यानी फटीग लग रहा है, तो इट डज नॉट फेल एट ए स्ट्रेस नॉन एज, तो इसको हम बोलेंगे एंड्योरेंस स्ट्रेस। एंड्योरेंस स्ट्रेस एक लिमिट होती है, इससे नीचे अगर रहेगा तो मटेरियल हमारा फेल नहीं होगा, इससे ज़्यादा होते ही मटेरियल हमारा फेल होने लग जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, bulk modulus of rigidity and poison ratio are related by। तो इनका सिंपल रिलेशन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है बी। ये सिंपल रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है यील्डिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, द स्ट्रेस, उस स्ट्रेस के बारे में पूछा हुआ है जिसपे एक्सटेंशन जो है मटेरियल का यानी स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड। यानी कि यील्डिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसपे हम स्ट्रेस को इंक्रीज भी नहीं करेंगे और हमारा जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाता है, यहाँ से यील्ड प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर डी। अ मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ अप टू। तो हुक्स लॉ कब तक करेगा, सीधी सी बात है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिए, क्योंकि हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही है, तो जहाँ पे हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा
वहाँ पे हमारा हुक्स लॉ वैलिड होगा। नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉजेज यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड। द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड, इसका आंसर है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेन जो है उसको यूनिट इन्होंने मान लिया, तो यानी स्ट्रेस किसके इक्वल हो गया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ यूनिट स्ट्रेन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ कंपोजिट बार फिक्स एट बोथ एंड्स। देखिए यहाँ पे फिक्स है दोनों तरफ, ठीक है, यानी इसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा, ठीक है। फिक्स एट बोथ एंड्स मेड अप ऑफ स्टील एंड कॉपर बार्स ऑफ इक्वल लेंथ आर हीटेड थ्रू 100 डिग्री सेल्सियस। द स्ट्रेस डेवलप्ड शेल बी। देखिए स्टील और कॉपर का बार है और दोनों तरफ से फिक्स है और उसको हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा। तो एक्सपेंड होने की वजह से वो दोनों तरफ क्योंकि रेजिस्टेंस है तो उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, तो यानी कि दोनों ही मटेरियल के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, डी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मॉड्यूलर रेशियो ऑफ टू मटेरियल्स इज द रेशियो ऑफ। मॉड्यूलर रेशियो की बात हुई है तो मॉड्यूलर रेशियो आपको भी पता ही होगा, ई एस बाई ई सी, यानी कि स्टील और कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो। तो इसका आंसर हुआ हमारा डी। ओके, और इसी का दूसरा फॉर्मूला भी होता है 280 बाय 3 सिग्मा सीबीसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटेंशन ऑफ यूनिफॉर्म बार बाय इट्स ओन वेट एज कंपेयर टू बार लोडेड बाय सेम वेट एट द फ्री एंड विल बी। तो इसका आंसर होगा हाफ, बी, क्योंकि यहाँ आपसे पूछा हुआ है एक यूनिफॉर्म बार है, उसकी एक्सटेंशन उसके ओन वेट से हो रही है, ठीक है, और कंपेयर टू बार लोडेड बाय सेम वेट, यानी उतना ही वेट का हमने उस पर लोड लगाया है फ्री एंड पे, तो इन दोनों को कंपैरिजन करना है यानी रेशियो निकालना है। तो इस केस में क्या होता है, पहले केस में क्या होगा, पहले केस में फॉर्मूला होगा पी एल बाय 2 AE और दूसरे केस में फॉर्मूला होगा पी एल बाय AE। तो जब इसका आप रेशियो निकालोगे तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, तो आंसर विल बी बी। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेन रोसेट्स आर यूज्ड टू। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम यूज करते हैं सीधा स्ट्रेन निकालने के लिए। ओके, स्ट्रेन निकालना है उसके लिए स्ट्रेन रोसेट्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और ए स्ट्रक्चर indicating the extent to which it can deform beyond the limit of yield deformation before failure of fracture is termed as। यानी कि yield deformation जो है उसके बाद भी वो extend हो सकती है और deform हो सकती है फेलियर से पहले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसका सिंपल सा आंसर है डक्टिलिटी। ठीक है, स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वो खिंच सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, उतना ज़्यादा वो डक्टाइल है। और डक्टिलिटी अगर हम नंबर की टर्म में देखें तो अगर 5% से ज़्यादा अगर स्ट्रेन आ रहा है तो इट मीन्स कि वो डक्टाइल है, और 5% से कम है तो वो ब्रिटल है। नाउ नेक्स्ट इज पॉइजन रेशियो फॉर कॉर्क। कॉर्क की बात हो रही है तो कॉर्क का पॉइजन रेशियो होता है 0। मटेरियल विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट टू डिफरेंट पोजिशन, अलग अलग पोजिशन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे होमोजीनियस, क्योंकि अलग अलग पोजीशन में भी सेम प्रॉपर्टी है तो उसे हम होमोजीनियस बोलते हैं। और अगर एक ही पोजीशन पे अलग अलग डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है तो हम उसे बोलेंगे आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। इफ ए पार्ट इज कॉन्स्ट्रेन्ड टू मूव एंड हीटेड इट विल डेवलप। देखिए कोई भी पार्ट है उसको हम हीट कर रहे हैं और उसको मूव करने से रेजिस्ट कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है स्ट्रेस डेवलप होगा। अब क्योंकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर इस वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। तो इसका आंसर है सी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। मोस्ट इलास्टिक मटेरियल रबर, प्लास्टिक, ब्रास, स्टील, तो इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो इसका आंसर है स्टील। स्टील इज द मोस्ट इलास्टिक। और सबसे कम इलास्टिक कौन होगा, इस वजह से आप देखिए ब्रिटल कौन है, ब्रिटल इसका आंसर है रबर। रबर इज ए ब्रिटल मटेरियल, नॉट इलास्टिक। Condition to determine the reactions of each support of beam is।
यानी कि सपोर्ट पे हमको रिएक्शन निकालनी है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है? पहला, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज जीरो। दूसरा, ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो। थर्ड, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। तो यानी कि जो हमारी 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो तीनों आपको दे रखी है और इन्हीं तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस को आप यूज करके रिएक्शंस निकालते हो। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ नेक्स्ट, number of independent elastic constant for an isotropic homogeneous and elastic material obeying Hooke's law is, यानी आइसोट्रोपिक की बात हो रही है तो इस केस में होता है 2, तो इसका आंसर है बी, 2। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट विल बी 2। नाउ नेक्स्ट, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज। ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? ये इलास्टिक लिमिट तक होता है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक जो भी हमारा स्ट्रेन आएगा उसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ओके, तो इसका आंसर है डी। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ यानी जो भी आपकी डिफॉर्मेशन है ये डिवाइड बाय टोटल लेंथ, तो ये क्या होता है? सिंपल, स्ट्रेन। तो इसका आंसर है डी, स्ट्रेन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपसे पूछी हुई है कि कितने से कितने तक होती है, तो इसका आंसर है ए, ये -1 से 0.5 तक हो सकती है। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच अ मेंबर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर रिमूवल इज कॉल्ड, यानी आपसे पूछा हुआ है कि वो कौन सा पॉइंट है स्ट्रेस का जहां पे लोड रिमूवल के बाद वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लिया। तो ये तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक जो भी हमारा लोड होगा उसको अनलोड कर देंगे तो वापस ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है। द स्ट्रेस अबव विच अ मटेरियल फ्रैक्चर्स अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड, द स्ट्रेस अबव विच, ठीक है, किसके ऊपर? तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोबारा, तो इसका आंसर है एंड्योरेंस लिमिट, सी ऑप्शन। एंड्योरेंस लिमिट से नीचे रहेगा तो फेल नहीं होगा, इससे ऊपर जैसे ही जाएगा तो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, यानी कि स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन की बात हो रही है इलास्टिक लिमिट के अंडर, तो ये सिंपल क्वेश्चन, आंसर है डी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रूफ रेजिलियंस इज दी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट इलास्टिक लिमिट ऑफ ए मटेरियल। तो पहला ये ऑप्शन सही हो गया कि इलास्टिक लिमिट जो है वहां तक जो ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर सकता है उसको हम प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। ओके, सम स्ट्रक्चरल मेंबर्स सब्जेक्टेड टू लॉन्ग टाइम सस्टेन्ड लोड्स डिफॉर्म प्रोग्रेसिवली विद टाइम स्पेशली एट एलिवेटेड टेम्परेचर, व्हाट इज सच फिनोमिनन कॉल्ड। तो देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक डेड लोड लग रहा है तो उससे क्या होगा? उससे डिफॉर्मेशंस आएंगी। तो इस पूरे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रीप। तो इसका ऑप्शन है बी, क्रीप। जब बहुत लंबे टाइम के बाद भी हम लोड में इंक्रीज नहीं करते लेकिन फिर भी एलोंगेशन होने लगती है, डिफॉर्मेशन होने लगती है, तो इसको हम क्रीप बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइन एज, देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात हुई है तो स्ट्रेन तो आपको पता है क्या होता है? डिफॉर्मेशन डिवाइड बाय लेंथ। तो ऐसी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात हो रही है तो वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी कि इसका आंसर है ए, डेल वी बाय वी, यानी टोटल वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट, द लेंथ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यंग मॉडुलस ऑफ बार ए आर ट्वाइस दैट ऑफ बार बी। तो दो बार आपको दे दी ए और बी। ठीक है, तो ए जो है इसकी लेंथ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी अल्फा, और यंग मॉडुलस ई ये जो है ट्वाइस है बी के। तो इफ द टेम्परेचर ऑफ बोथ बार इज इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट while preventing any expansion, then the ratio of stress develop in bar A to that in bar B। देखिए सीधी सी बात है, स्ट्रेस निकालना है आपको सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू में टी इंटू में ई। यहाँ से आपका स्ट्रेस आ जाएगा, अल्फा इंटू में टी ये स्ट्रेन आया, इंटू में ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इससे आया स्ट्रेस, तो इससे आपका स्ट्रेस आ गया।
अल्फा टी इंटू में ई। तो आपको ये दोनों वैल्यू पुट कर देनी है। तो जो बार ए है इसमें ट्वाइस है और जो बार बी है इसमें नॉर्मल है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। ओके। तो एक कंपोजिट सिस्टम वेयर द कंपोनेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज। Which one of the following stresses will be developed in the component having highest coefficient of linear expansion? तो अब देखिए कंपोजिट सिस्टम में हमारा इक्वल लेंथ है। अब टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो एक्सपेंड होने की कोशिश करता है, ठीक है। और अगर हम उसे रोकेंगे तो एक्सपेंड होने की वजह से उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा। तो इसका ऑप्शन है ए, कंप्रेसिव स्ट्रेस। द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन इट इज सडनली लोडेड, ठीक है, इज डैश टाइम्स द स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, ठीक है। यानी हम ग्रेजुअली लोड अप्लाइड कर रहे हैं और दूसरे केस में हम सडनली लोड अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस दूसरे केस में कितना गुना ज़्यादा होगा? तो इसका आंसर है सी, दुगना ज़्यादा होगा। अगर हम इम्पैक्ट के साथ सडनली लोड अप्लाई करते हैं तो दुगना स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है। हुक्स लॉ रेफर टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन दी बॉडी होल्ड्स ट्रू अप टू, सिंपल क्वेश्चन है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है। ऑल फोर्सेस मीटिंग एट ए पॉइंट आर कॉन्करेंट, जो भी फोर्सेस होती हैं अगर वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है तो उसे हम कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। ओके। व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल हैविंग कांस्टेंट लोड इंक्रीजिंग विद टाइम? सिंपल क्वेश्चन है। टाइम के साथ साथ आपका जो डेड लोड है उसकी वजह से एक्सटेंशन हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रीपिंग। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया था। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें आपसे सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है। चारों ऑप्शन देखिए और फॉर्मूला बताइए कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ए, ई इज इक्वल टू में 3k 1 माइनस में 2m, ठीक है। आपको इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, पॉइसन रेशियो दे रखा है। इनके रिलेशन होते हैं, 4 रिलेशन होते हैं, चारों आपको याद होने चाहिए। फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड, आपसे रिलेशन पूछा हुआ है इन्हीं चारों जो आपके वेरिएबल ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है डी, ई इज इक्वल टू 9gk बाय जी प्लस में 3k, ठीक है। तो ये 4 रिलेशन आपको याद होने चाहिए। ये कभी कभी डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले पूछ लेते हैं। Materials are generally classified as brittle if the percentage of elongation is less than, देखिए परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन जो है वो अगर 5% से कम होती है तो उसको हम ब्रिटल बोलते हैं और 5 से ज़्यादा होती है तो उसे हम डक्टाइल बोलते हैं। तो इसका आंसर है ए, 5%। एनर्जी स्टोर्ड इन ए मटेरियल ड्यूरिंग इट्स डिफॉर्मेशन इज नोन एज, जब कोई मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है और उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है अप्लाइड लोड की वजह से तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी। तो इसका आंसर है सी। If sigma and E for a body of volume this are this and this, तो यानी आपको वॉल्यूम दे दिया, सिग्मा स्ट्रेस दे दिया और ई दे दिया। द रेजिलियंस ऑफ द बॉडी इज, तो रेजिलियंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू में वॉल्यूम। तो बस आपको पुट करनी है वैल्यू और आपको आंसर आ जाएगा सी, 100। एज द इलास्टिक लिमिट रीचेज, यानी हम इलास्टिक लिमिट तक जैसे पहुंचे तो टेंसाइल स्ट्रेन पे क्या असर पड़ेगा? तो इसका आंसर है, पहला ऑप्शन है इंक्रीज मोर रैपिडली, डिक्रीज मोर रैपिडली, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द स्ट्रेस, डिक्रीज इन। तो इसका आंसर है ए। जब हम इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेन जो होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है मोर रैपिडली, ठीक है। द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट ए वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज, तो देखिए अगर एक ही पॉइंट के ऊपर सारी फोर्सेस मिलती हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, और अगर नहीं मिलती तो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इस केस में हुआ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। और दूसरा है प्लेन की बात हुई है, अगर सेम प्लेन में होता है तो उसे बोलते हैं कोप्लेनर, और नहीं है तो नॉन कोप्लेनर। तो इस केस में दोनों ही नहीं है तो यानी नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इसका ऑप्शन तो है ही नहीं, तो आंसर है डी। नाउ
मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज अ मेजर ऑफ, यानी मॉड्यूलस ऑफ रप्चर आपसे पूछा गया कंक्रीट का, तो उससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ए बॉडी इज इलास्टिकली स्ट्रेच्ड, जब हम उसको इलास्टिकली स्ट्रेच कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑलवेज रिमेन लेस देन 1। ठीक है, जब भी हम उसको इलास्टिकली खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उससे पॉइजन रेशियो हमेशा कम आएगा। डैश मटेरियल्स आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रायर टू फ्रैक्चर। तो देखिए इसका आंसर सीधा है सी, डक्टाइल, क्योंकि डक्टाइल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन झेल सकते हैं, एलोंगेशन झेल सकते हैं, तो इससे वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर, तो इसका ऑप्शन सी। द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज, देखिए लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ की बात हुई, तो ये तो स्ट्रेन हो गया, तो इसका आंसर है रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ। अब देखो स्ट्रेन तो ये है, लेकिन रेशियो डिक्रीज इन लेंथ का है, यानी लेंथ डिक्रीज हो रही है। अब किसकी वजह से डिक्रीज होगी, जब कंप्रेसिव फोर्स इसके ऊपर लगेगा तब वो डिक्रीज होगी, तो इसका आंसर है बी, कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, कंप्रेसिव लोड लगा, इससे लेंथ डिक्रीज हुई, तो लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज कंप्रेसिव स्ट्रेन। मॉड्यूलर रेशियो ऑफ टू मटेरियल इज द रेशियो ऑफ, मॉड्यूलर रेशियो की बात हो रही है तो ये होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो। ओके देयर, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज अंडर कंप्रेशन लोडिंग व्हाट वुड बी द, व्हाट वुड द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट। ठीक है, कंप्रेशन लोडिंग है और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको दे रखी है, तो उसका जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका एरिया जो होता है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि फेलियर के लिए हमको चाहिए होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलियर। ओके, इफ ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड, द कॉपर बार विल बी अंडर, देखिए कंपोजिट बार है, स्टील है और कॉपर है, ठीक है, उनको हीट करा जा रहा है, तो हीट करने से क्या होगा, वो दोनों ही बार एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो जो कॉपर बार है वो ज़्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो ज़्यादा एक्सपेंड होगा और स्टील कम एक्सपेंड होगी, तो जब वो कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा तो स्टील उसको रोकेगी। ठीक है, स्टील उसको रोकेगी, तो इसलिए कॉपर के अंदर कंप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, और स्टील के अंदर टेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है कॉपर बार विल बी अंडर कंप्रेशन, तो ऑप्शन बी। ए बार एल मीटर लॉन्ग हैविंग इट्स क्रॉस एरिया दिस, देखिए एक बार है, उस पर ग्रेजुअली टेंसाइल लोड W अप्लाई किया गया है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार इज, तो सिंपल से आपको स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है W स्केयर L बाय 2AE, तो इसका आंसर है डी। ओके, सीधा फॉर्मूला है। पॉइजन रेशियो ऑफ स्टेबल आइसोटोपिक लीनियर इलास्टिक मटेरियल कैन नॉट बी लेस देन, देखिए इसकी लिमिट क्या थी, -1 से 0.5, तो मिनिमम कितना हुआ, सी, -1, तो इसका आंसर सी। मैक्सिमम shear स्ट्रेस इन मोर सर्कल इज इक्वल टू, शेयर स्ट्रेस की बात हो रही है मोर सर्कल के अंदर, तो वो किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वो होता है रेडियस के। ठीक है, जो सर्कल है उसका जो रेडियस होगा वो हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है, तो ऑप्शन है ए। मोर सर्कल कैन बी यूज टू डिटरमाइन फॉलोइंग स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, तो मोर सर्कल से हम कौन कौन से स्ट्रेस हम पता कर सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस पता कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, टेंजेंशियल स्ट्रेस बिल्कुल सही कर सकते हैं, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। फॉर प्योर shear at a point, sum of normal stresses on two orthogonal plane is equal to, देखिए प्योर shear की बात हो रही है, ठीक है, कि सिर्फ shear लग रहा है, कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी प्लेन आप ले लो, उसके ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस का सम है वो हर प्लेन के ऊपर इक्वल ही रहेगा, तो जब प्योर shear का केस है और नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है, तो हर प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस का सम जीरो ही होगा, तो इसका आंसर है डी। Along the principal plane subjected to maximum principal stress,
प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा लग रहा है, तो ऑप्शन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट गलत, मिनिमम शियर स्ट्रेस एक्ट गलत, नो शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगता, तो ऑप्शन है सी। फॉर बाईएक्सियल स्ट्रेस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स ऑन प्लेन इंक्लाइंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल टू प्रिंसिपल नॉर्मल प्लेन। देखिए प्रिंसिपल प्लेन की बात हो रही है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात हो रही है। तो प्रिंसिपल प्लेन जो है इनके बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा और इनके बीच में 45 डिग्री पे हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अक्कर होता है। तो इसका आंसर हुआ हमारा बी, 45 डिग्री। प्रिंसिपल प्लेन्स आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री, सी ऑप्शन, ओके। द फेलियर थ्योरी सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए सबसे सुटेबल थ्योरी होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, तो इसका आंसर हुआ सी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय रैंकाइन, ठीक है। तो ये रैंकाइन ने इस थ्योरी को हमें बताया था। एक्सियली लोडेड बार इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 173 MPa। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द बार इज, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस हमको गिवन है 173, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है P1 माइनस में P2 बाय 2। अब देखिए इसमें P2 तो नहीं है, सिर्फ एक ही लोड है, तो P1 डिवाइड बाय 2 यानी 173 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर हुआ 86.5, बी ऑप्शन। A body is subjected to direct tensile stress of 300 MPa in one plane accompanied by simple shear stress of 200, यानी आपको सिग्मा एक्स दे रखा है और shear स्ट्रेस दे रखा है। अब आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है, यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालनी है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला देखिए आप क्या होता है, वो होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 प्लस में अंडर रूट सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2 बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो आप वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, सिग्मा 1 300 है, सिग्मा 2 आपको गिवन नहीं है, 0 हो गया, और टाउ आपका 200 है। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो आपका आ जाएगा वो आएगा 400 MPa। तो आपका आंसर हुआ डी। द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट पॉइंट P1 और P2 आपको गिवन है 4 - 4, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट दैट पॉइंट, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपसे पूछा हुआ तो उसका फॉर्मूला आपको भी बताया था, P1 माइनस में P2 बाय 2 यानी 4 माइनस में -4 बाय 2 यानी कि 8 डिवाइड बाय 2 4, तो इसका आंसर है बी। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन प्लेन इंक्लाइंड एट थीटा टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ बार वुड बी, यानी आपको थीटा एंगल के ऊपर टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी शियर स्ट्रेस पूछा हुआ है, तो बस आपको उसका फॉर्मूला पुट करना है। तो इसका शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2 बाय 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दे रखा है, यूनी एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, यानी सिर्फ आपको सिग्मा 1 गिवन है, सिग्मा 2 आपको 0 हो गया, 0 हो गया, टाउ आपका 0 हो गया, तो यानी सिग्मा 1 बाय 2 साइन 2 थीटा, ये आपका स्ट्रेस आ गया टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी P बाय 2 साइन 2 थीटा, तो इसका आंसर है ए, P बाय 2 साइन 2 थीटा। इन ए रेक्टेंगुलर बीम द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट, देखिए रेक्टेंगुलर बीम है तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगा, तो शियर स्ट्रेस का जो डायग्राम होता है वो आप देखिए इस तरीके से होता है, बाउंड्री पे 0 और इस तरीके से पैराबोलिकली वो इंक्रीज होगा और मैक्सिमम सेंटर पे होता है, तो इसका आंसर है डी, ओनली एट न्यूट्रल एक्सिस। रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी टू एवरेज शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज, तो इसका आंसर है 3/2। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ आएगा, वो आपका आएगा सेंटर पे, और एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होता है, वो आपका होता है V बाय बी डी, तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 3/2, ओके। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस ऑफ ए बीम सर्कुलर, इस बार देखिए सर्कुलर बीम है, पिछली बार रेक्टेंगुलर बीम थी, इस बार सर्कुलर बीम है, तो इस केस में क्वेश्चन आपका सेम ही है, अभी भी वही चीज आपसे पूछी हुई है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बाय एवरेज शियर स्ट्रेस, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3, ओके। रेक्टेंगुलर के केस में 3/2 और सर्कुलर के केस में 4/3। द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम फॉलोज, यानी आपसे यहाँ पे शेप के बारे में बात हो रही है कि रेक्टेंगुलर बीम है उसमें शेप क्या आएगा, तो शेप आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में 0 और पैराबोलिकली वो फॉलो करेगा, तो इट मीन्स
C is the answer, parabolic path. Shear stress on a beam section is maximum at the centroid of the section, on the extreme free surface, गलत, यहाँ पे 0 होता है. At the free edges, wrong. At the neutral axis but not at the centroid of the axis. तो इसका आंसर है A, at the centroid of the section. जो centroid होगा सेक्शन का, वहीं पे मैक्सिमम shear stress आपकी लगेगी. For ductile material, the most appropriate failure theory is. देखिए डक्टाइल के लिए कौन सी थ्योरी होती है, तो डक्टाइल के लिए होती है मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस थ्योरी. ठीक है, इसका आंसर है ए. फॉर डक्टाइल मटेरियल मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस थ्योरी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी. अ बीम इज सेड टू बी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ द शीयर स्ट्रेस इज सेम थ्रू आउट द बीम. शीयर स्ट्रेस पूरी बीम में सेम है, डिफ्लेक्शन इज सेम, इसका कोई मतलब नहीं है. द बेंडिंग स्ट्रेस इज सेम थ्रू आउट द बीम. ठीक है, तो इसका आंसर है सी. जब पूरी बीम के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो सेम हो तो हम उसको बोलेंगे कि बीम जो है वो हमारी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की है. ओके. द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ ए बीम सेक्शन डिपेंड्स अपॉन ए सेक्शन एरिया, ए सेक्शन मॉडुलस. इसका आंसर है बी, सेक्शन मॉडुलस. ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप देखिए क्या होता है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एम बाय जेड. ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए z सेक्शन मॉडुलस जो है वो इसके रिलेशन में है, तो ये डिपेंड करेगा सेक्शन मॉडुलस के ऊपर. व्हेन द कैंटिलीवर बीम इज लोडेड एट इट्स फ्री एंड, उसके फ्री एंड के ऊपर हमने लोड लगाया तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस सेल डेवलप एट. अब कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात हो रही है. देखिए कैंटिलीवर बीम है, जब उस पर लोड लगेगा तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा और नीचे वाला जो पोर्शन है उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा. तो इसका आंसर है ए, bottom of beam. The neutral axis of a section is an axis at which bending stress is. देखिए बेंडिंग स्ट्रेस जब आप बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा. बेंडिंग स्ट्रेस टॉप फाइबर पे और बॉटम फाइबर पे मैक्सिमम होगा और इस तरीके से वो लीनियरली वेरी करेगा और न्यूट्रल एक्सिस पे वो 0 हो जाएगा. तो इसका आंसर है बी. इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम इफ सर्टेन पार्ट इज अंडर प्योर बेंडिंग. सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई पार्ट है वो प्योर बेंडिंग के अंडर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट पार्ट हैज जीरो बेंडिंग मोमेंट. नो, रॉन्ग. दिस पार्ट हैज कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, दिस पार्ट हैज मैक्सिमम शियर फोर्स. गलत. तो इसका आंसर है बी, कि दैट पार्ट हैज कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, कि प्योर बेंडिंग उस पर लग रही है तो यानी कि कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट आएगा, कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर. एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम द शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस विल बी. देखिए ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था कि बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, तो वो तो होगा 0. तो बेंडिंग स्ट्रेस हमारा हुआ 0 और बात हुई शियर स्ट्रेस की, तो शियर स्ट्रेस का डायग्राम मैंने पहले आपको दिखाया था, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है. तो इसका आंसर है सी, शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एंड बेंडिंग स्ट्रेस विल बी 0. द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, बेंडिंग मोमेंट एम, फ्रैक्चर रिजिडिटी इज गिवन बाय. देखिए सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद रखिए, जो पूरी सोम का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है m बाय आई एफ या फिर सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू में ई बाय आर. यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो आपसे रिलेशनशिप पूछी हुई है आर, एम और ई आई के बारे में, तो आप देख सकते हो सीधा m बाय आई इज इक्वल टू में ई बाय आर. तो m बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर, तो इससे बी ऑप्शन मैच कर रहा है. ठीक है, तो m इज इक्वल टू में ई आई बाय आर. A beam consisting of two or more materials rigidly connected to each other, preventing any slip between them during bending is called. देखिए बीम है, दो या फिर ज़्यादा मटेरियल एक दूसरे से कनेक्टेड है और कोई स्लिप नहीं हो रही है उनके बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्लिच्ड बीम. ठीक है, तो ऑप्शन है सी. Which of the following section is most economical and preferred for resisting bending moment? तो इसका आंसर है आई सेक्शन. ठीक है, आई सेक्शन को हम हमेशा प्रेफर करते हैं, ये बेंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करी जाती है. ठीक है, तो इसका आंसर है आई सेक्शन, ऑप्शन ए.
बेंडिंग इक्वेशन इज, ये वही क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, तो एम बाई आई इक्वल टू में ई बाई आर इक्वल में सिग्मा या फिर एफ बाय वाई। तो क्वेश्चन सी ऑप्शन आपका सही है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ आर प्रेफर टू दोज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन बिकॉज दीज आर इकोनॉमिकल फोर। देखिए, जब यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, उसको हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम को हम प्रेफर करते हैं लार्ज स्पेन्स के लिए। ओके, तो इसका आंसर है ए। इन ए कैंटिलीवर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर्स वेयर। देखिए, कैंटिलीवर की बात है, कैंटिलीवर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, वो सपोर्ट पे होगा, और जीरो बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, वो होगा जो फ्री सपोर्ट है, जो फ्री एंड है उसके ऊपर, और फ्री एंड के ऊपर ही में हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। इट मीन्स कि बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे जीरो होगा वहीं पे हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, तो आंसर है ए। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन कैंटिलीवर ड्यू टू प्योर बेंडिंग मोमेंट एम एट इट्स एंड इज। देखिए, कैंटिलीवर है, उसके एंड के ऊपर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा, तो ये सीधा फॉर्मूला है एम एल स्क्वायर बाय 2EI, तो इसका आंसर है ए। इन कॉन्जुगेट बीम द लोडिंग इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट बीम में जो लोडिंग होती है वो किसके बराबर होती है। एक्चुअल बीम में हम उसे क्या बोलते हैं, एक्चुअल बीम में क्या होता है कि सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं और फिर उसे EI से डिवाइड करते हैं और उसको हम कॉन्जुगेट बीम में लोडिंग के बराबर मानते हैं। तो इसका आंसर हुआ हमारा डी, M/EI, डायग्राम ऑफ एक्चुअल बीम। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन SSP विद ए सेंट्रल पॉइंट लोड। देखिए, सेंट्रल पॉइंट लोड है, SSP है, तो उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है WL3/48EI, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ऑप्शन है सी। द डैश एट एनी सेक्शन इज गिवन इन बीम इज इक्वल टू डैश एट कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन कॉन्जुगेट बीम। यानी कि एक्चुअल बीम में और कॉन्जुगेट बीम में क्या रिलेशन है आपको वो बताना एक तरीके से। तो पहला है स्लोप और शियर फोर्स, कि एक्चुअल बीम में जो स्लोप होता है वो कॉन्जुगेट बीम में शियर फोर्स होता है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए। बाकी आप देखिए सारे गलत हैं, तो इसमें क्या होता है, स्लोप जो होता है एक्चुअल बीम का वो शियर फोर्स होता है, और बेंडिंग मोमेंट जो होता है एक्चुअल बीम का वो डिफ्लेक्शन होता है शियर कॉन्जुगेट बीम के अंदर। ओके, ए बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट इज कॉल्ड। एक बीम है और उस पर 2 से ज्यादा सपोर्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस बीम, तो ऑप्शन है सी। बीम इज सेड टू बी if one end or both the end of beam projects beyond the support, यानी सपोर्ट से ज्यादा वो आगे एक्सपेंड हो रहे हैं हमारे जो बीम है तो इसका आंसर है बी, ओवरहैंगिंग बीम। ओके, द शियर फोर्स ऑन ए बीम कॉजेज। बीम के ऊपर जब शियर फोर्स लगता है तो उससे क्या होता है, तो आप देखिए पहला ही ऑप्शन सही है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने लग जाता है, तो लीनियर ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आंसर इज ए। The bending moment is maximum on a section of a beam where shear force is। देखिए, shear force जहां पर भी साइन चेंज करता है वहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाता है, तो इसका आंसर है डी। Which one of the following statement is correct? Shear force is the first derivative of bending moment। सही है, पहले ऑप्शन सही है कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है जब उसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो पहला डेरिवेटिव जो होता है वो हमें shear force देता है। This and this Z and this shear force and bending moment at a section related by। देखिए, सेम क्वेश्चन फिर रिपीटेड है, इसी में आपको फिर से वही रिलेशन पूछा हुआ है, कौन सा रिलेशन सही है, तो इसका आंसर है सी, dm/dx की मोमेंट को डेरिवेटिव किया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर में और हमें शेयर मिल रहा है, तो इट मीन्स आंसर इज सी। shear force and bending moment is zero at free end of a cantilever beam if it carries। देखिए, कैंटिलीवर बीम का जो फ्री एंड होता है उसके ऊपर shear force बेंडिंग मोमेंट दोनों कब जीरो होगा। देखिए, बेंडिंग मोमेंट तो जीरो ही होगा उसके ऊपर, बात होती है shear force की। तो अब देखते हैं पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, इस केस में नहीं होगा, बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा लेकिन shear force जीरो नहीं होगा। पॉइंट लोड एट द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ, तो ये आंसर सही है कि बीच में या फिर कहीं और भी अगर पॉइंट लोड लगता है तो आखिरी जो पोर्शन है उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट भी जीरो होगा और shear force भी जीरो होगा, तो इसका आंसर है बी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।
प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।